इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो एक घर में बेबी सिटर की जॉब के लिए आई थी। यानी कि उसका काम सिर्फ बच्चों को संभालना है। जब वो घर में आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है और उनसे कहती है आज मैं घर पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज रात मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। और तभी उसे घर से अजीब सी आवाजें आती है। वो उन आवाजों का पीछा करती है और ये सारी आवाजें बेसमेंट से आ रही होती है। वो बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और बेसमेंट के अंदर चली जाती है और वहाँ का नजारा देखकर वो डर जाती है। वो देखती है कि एक औरत अपने ही बेटे को खा रही होती है और इसके बाद वो औरत उस लड़की को देखती है। वो लड़की डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उस औरत का पति दरवाजा बंद कर देता है, जिस वजह से वो औरत उस लड़की को खा जाती है। और इसके बाद बेसमेंट के दरवाजे पर एक निशान बनता है और जल्द ही हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। 5 साल बाद हम एक 17 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है और वो अपने डैड के साथ छुट्टियां बिताने के लिए घर जा रहा है। और इसके बाद वो अपने डैड के पास पहुंच जाता है जो कि टाउन में रहा करते थे। शाम को ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बेन के मॉम और डैड का डिवोर्स होने वाला है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मॉम और डैड अलग हों। बेन के डैड बीच पर काम करते थे, इसीलिए वो दोनों अगले दिन काम पर जाते हैं। बेन के डैड के घर के पास में ही एक और घर होता है जहाँ पर हाल ही में एक फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए आई थी। उस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 छोटे से बच्चे थे। बेन जब उस फैमिली को देखता है तो वो अपने डैड से पूछता है तो उसके डैड उसे बताते हैं शायद ये फैमिली यहाँ पर कुछ समय बिताने के लिए आई है। और इसके बाद बेन और उसके डैड बीच पर चले जाते हैं। जब बेन बीच पर होता है तो उसकी कुछ लड़कों के साथ बहस हो जाती है और तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मेलोरी होता है। मेलोरी भी यहीं पर काम करती है और तभी हम जंगल को देखते हैं जहाँ पर एबी नाम की औरत अपने बेटे के साथ हाइकिंग कर रही थी। ये वही फैमिली है जो बेन के डैड के घर के पास में रहती है। जब एबी हाइकिंग कर रही होती है तो उसका बेटा उससे खो जाता है। वो जंगल में कहीं गुम हो जाता है और तभी हम एबी के बेटे को देखते हैं जो कि एक अजीब से पेड़ को देखता है और उस पेड़ के नीचे उसकी जड़ों में एक सुरंग होती है जिसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है, जैसे कि वो एबी यानी कि उसकी माँ की आवाज हो और वो अपने बेटे को बुला रही हो। एबी का बेटा बहुत घबरा जाता है और तभी पेड़ पर एक निशान बनता है जिस निशान की वो फोटो खींच लेता है और तभी सुरंग से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकल रही होती है। ऐसा लगता है कि मानो वो किसी का हाथ हो और वो आवाज उसे अपने पास बुला रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एबी आ जाती है और वो अपने बेटे को अपने साथ यहाँ से ले जाती है। लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है और एबी उस हिरन को अपने साथ अपने घर ले जाती है। एबी का हस्बैंड उससे पूछता है तुम यहाँ इसे क्यों लेकर आई? तो एबी कहती है हम इसका गोश्त खा सकते हैं और इसे मैं काटूंगी, आखिर हमारे बच्चों को भी तो पता चले कि मीट आती कहाँ से है। इसके बाद एबी उस हिरन को काटने लगती है, लेकिन तभी उस हिरन का पेट फट जाता है और हिरन का सारा वेस्ट एबी और उसके बच्चे पर गिर जाता है। इसीलिए वो हिरन को वहीं पर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और हम उसी हिरन को देखते हैं जिसके अंदर से एक अजीब सी चीज बाहर आती है। बेन की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि घर की छत पर कोई चल रहा है। जब बेन बाहर आता है तो वो देखता है कि एबी के घर के बाहर एक बड़ा सा छेद है और उसे महसूस होता है जैसे कोई जानवर उस छेद के अंदर है। बेन उसके पास जा रहा होता है, तभी एबी का हस्बैंड जाग जाता है और वो बेन से कहता है परेशान मत हो, कोई जंगली जानवर होगा, जाकर सो जाओ। और बेन भी वहाँ से जाने लगता है। तभी बेन के पीछे एक अजीब सा काला साया होता है जिसके शरीर का पूरा रंग काला होता है। अगली सुबह बेन अपने घर से निकल रहा होता है, तभी वो एबी के घर पर बनी सुरंग को देखता है जो उसने रात में देखा था। और तभी वो देखता है कि एबी का बेटा सुरंग के पास जा रहा है, इसीलिए बेन उसके पास जाकर कहता है देखो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम यहाँ से दूर हो जाओ। क्योंकि बेन को ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई जंगली जानवर है। उसी दिन जब एबी अपने छोटे बच्चे को लेकर घर के बाहर आती है तो वो बड़ी हैरानी से देखती है कि उनके घर के आसपास के सारे फूल मुरझा चुके होते हैं। और तभी ऐसा लगता है कि जैसे बेसमेंट से कोई एबी को देख रहा हो। और जब दोपहर को बेन समुद्र के किनारे जाता है तो उसे एबी का बेटा भी मिलता है जो कि बोट में सो रहा होता है। बेन उसे उठाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा बेन को बताता है कि उसके डैड उसे आज बोट में घुमाने वाले थे लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। ये सुनकर बेन कहता है देखो मेरी बात सुनो,
मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम्हारे घर के आसपास कुछ भी गलत होता है तो तुम मुझे आकर बताओगे, क्योंकि उस रात से बेन डर चुका है। और तभी बेन अपने डैड को किसी लड़की के साथ देखता है, क्योंकि बेन के डैड उस लड़की को पसंद करते हैं और वो बेन को उस लड़की से मिलवाना चाहते हैं। लेकिन बेन उससे नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसी की वजह से उसके मॉम और डैड अलग हो रहे हैं। इसीलिए बेन अपने डैड को बिना बताए मैलोरी के साथ उसके दोस्तों की पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर वो खूब शराब पीता है और मजे करता है। लेकिन मैलोरी के दोस्त बेन के साथ वहाँ अच्छे से बिहेव नहीं करते, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से अपने घर जाने लगता है। रात को एबी के घर पर मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। एबी का छोटा बेटा झूले में सो रहा होता है और उसके पास एक काला साया होता है, जिसकी अंधेरे में सिर्फ आंखें चमक रही होती है। वो साया बड़ा ही अजीब था और तभी अचानक से उसके छोटे बेटे का खिलौना नीचे गिर जाता है। इस आवाज से एबी उठ जाती है और वो अपने बेटे को कैमरे में जाकर देखती है। वो ये देखकर डर जाती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं होता। वो जल्दी से अपने बच्चे के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसका बच्चा नहीं बल्कि लकड़ियाँ होती है। तभी अचानक से नीचे से दो हाथ निकल कर आते हैं और एबी को खींच कर अपने साथ ले जाते हैं। रात को बेन घर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है एबी अपने बच्चे को लेकर जंगल में जा रही होती है। इससे पहले कि वो उसके पीछे जाता, उसके डैड उसे रोक लेते हैं, जो बेन पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करते हैं उन्होंने उसे आज डिनर पे बुलाया था ताकि वो उसे बेन से मिलवा सके। बेन अपने डैड से कहता है, मैं उससे नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उसी की वजह से आप और मॉम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ये सारी बातें वो लड़की सुन लेती है और अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर वो यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है एबी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है, लेकिन उसके हस्बैंड और बच्चे इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देते। उसके हस्बैंड को किसी काम की वजह से आज घर से बाहर जाना था। एबी का बेटा जब एबी के कमरे में आता है तो एबी को बिना कपड़ों के देखकर वो डर जाता है। एबी बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही होती है। बेन रात को घर वापस आ जाता है। जब वो अपने रूम को खोलने के लिए दरवाजे पर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि उसका रूम पहले से खुला है। वो रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर एबी का बड़ा बेटा होता है। वो बेन से कहता है, मुझे मेरे घर नहीं जाना, तुम प्लीज उसे अंदर मत आने देना। यहाँ पर वो अपनी मॉम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर एबी आ जाती है। वो बेन से कहती है, मेरा बेटा कहाँ है? लेकिन बेन झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन एबी को पता है कि उसका बेटा यही है। वो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे रोक देता है और तभी वहाँ पर एबी का हस्बैंड भी आ जाता है। अपने डैड की आवाज सुनकर वो बच्चा नीचे आ जाता है और अपने डैड के साथ यहाँ से चला जाता है। बेन को यहाँ पर इनकी फैमिली पर शक होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि इस फैमिली में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो उन पर नजर रखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि एबी अपने हस्बैंड के साथ होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं एबी के शरीर पर अजीब से निशान होते हैं और उसकी हड्डियों से अजीब सी आवाजें आ रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने कंट्रोल किया है, या फिर वो एबी है ही नहीं। अगले दिन बेन समुद्र के किनारे एबी के बेटे का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि उसके साथ कल रात हुआ क्या। लेकिन एबी का बेटा वहाँ पर नहीं आता, इसीलिए वो उसके बारे में पता करने के लिए उसके घर जाता है। जब बेन उसके डैड से उसके बेटे के बारे में पूछता है तो उस बच्चे के डैड कहते हैं, क्या तुम यहाँ मेरे बेटे के बारे में पूछने आए हो? अगर मेरा कोई बेटा होता तो मुझे उस बारे में पता होता। ये सुनकर बेन हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे के डैड अपने बेटे के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं। उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ भी याद नहीं। बेन को ये सारी बातें बहुत अजीब लगती है और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो उसे वही निशान दिखता है जो कि एबी के बेटे ने भी देखा था। बेन उस निशान की फोटो खींच लेता है और उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है। सारी बातें जब उसके सामने आती है तो उसे एक डीमन के बारे में पता चलता है, यानी कि शैतान। बेन को पता चलता है कि ये एक चुड़ैल है जो कि जंगलों में बड़े पेड़ों की जड़ों में रहती है और ये इंसानों का शरीर कपड़ों की तरह पहन लेती है। यानी कि बाहर से तो वो इंसान होगा मगर अंदर से वो चुड़ैल, और ये किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। और वो ऐसे बच्चों का खून पीती है
जिनके माँ बाप उन्हें भूल चुके हैं। इसका मतलब उसने एबी के हस्बैंड का दिमाग कंट्रोल कर लिया है और जो एबी बनकर घूम रही है वो एबी नहीं बल्कि वो चुड़ैल है और उसने उनके दोनों बच्चों को खा लिया है। ये सारी बातें जानने के बाद बेन बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन वो ये सारी बातें किसी को बता नहीं सकता और पुलिस भी उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करेगी। इसीलिए वो अपनी दोस्त मेलोरी को यहाँ पर बुलाता है और उसे ये सारी बातें बता देता है। बेन कहता है ये फैमिली बहुत अजीब है, इनके दोनों बच्चे गायब हैं और इन्हें कोई भी परवाह नहीं है। तभी ये लोग एबी को बेसमेंट में कुछ छुपाते हुए देखते हैं। इसके बाद मेलोरी मजाक में एक नोट लिखती है और वो लिखती है हम जानते हैं कि तुमने बेसमेंट में क्या छुपाया है, और वो उस नोट पर वो निशान भी बना देती है। मेलोरी उस नोट को लिखकर एबी के घर में फेंक देती है, लेकिन वो नोट एबी का हस्बैंड उठाता है और उसे पढ़कर बेसमेंट की ओर जाने लगता है, लेकिन एबी उसे रोक देती है और धीरे से उसके कान में कुछ कहती है और उसके कान से खून आने लगता है और उसके बाद उसे देखकर ये लगता है कि जैसे वो होश में ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एबी की चमड़ी धीरे धीरे निकल रही होती है, क्योंकि अंदर से तो वो चुड़ैल है, बाहर से उसने सिर्फ और सिर्फ एबी का शरीर पहना है। लेकिन बेन उस फैमिली पर नजर बनाए रखता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। एक दिन बेन एबी को तैयार होकर बेसमेंट से निकलते हुए देखता है और इसके बाद एबी यहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद बेन जल्दी से ताला तोड़कर उसके अंदर चला जाता है। वो देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ पर लकड़ियों को जमा करके एक पुतला बनाया है और वहाँ पर एक जानवर की खोपड़ी भी होती है। वहाँ पर कुछ तस्वीरें होती हैं जिसमें एबी की फैमिली के चेहरे पर क्रॉस का निशान बनाया गया था और वहाँ पर मेलोरी की फैमिली फोटो भी होती है, यानी कि इस चुड़ैल का अगला शिकार मेलोरी की फैमिली है, क्योंकि मेलोरी की एक छोटी बहन है जिसे वो चुड़ैल खाना चाहती है। बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भागता है, मगर उसे आने में देर हो जाती है और तब तक वहाँ पर एबी पहुँच जाती है और उस लड़की को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। वो चुड़ैल मेलोरी की बहन को सुरंग में ले जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपनी पूरी जान से उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो तब तक रात हो चुकी होती है। जैसे ही वो घर जाता है तो उसके घर में पुलिस आई हुई होती है, जो कि उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि एबी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी कि वो उनके घर पर नजर रखता है। लेकिन ये सारी बात उसके डैड संभाल लेते हैं। बेन अपने डैड से कहता है डैड आप मेरी बात का यकीन करिए, हमारे साथ जो फैमिली रहती है वो सही नहीं है, उसने कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ किया है। लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और आज भी वो लड़की उनके साथ रहने वाली थी जिसे उसके डैड पसंद करते थे। लेकिन वो लड़की जिन फूलों के पास खड़ी होती है वो फूल मुरझा जाते हैं क्योंकि वो चुड़ैल थी और वो बेन पर हमला करती है। लेकिन तब तक बेन उस पर हमला कर देता है और तभी बेन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और बेन को बहुत डांटते हैं। बेन के डैड पुलिस को बुलाते हैं और उसे उनके हवाले कर देते हैं और बेन की बात कोई नहीं सुनता। पुलिस वाले बेन को यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर बेन को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता बल्कि वो उसे बीच पर ले जाता है और तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर के कान से खून आ रहा होता है, यानी कि चुड़ैल ने पुलिस ऑफिसर के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद वो ऑफिसर बेन को पकड़कर समुद्र के किनारे ले जाता है और उसे पानी में डुबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन पास में ही कुछ कुत्ते होते हैं जिन्हें बेन खाना दिया करता था। वो बेन को बचाने लगते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उन्हें मार देता है और अचानक से वो खुद को भी गोली मार देता है। दूसरी तरफ बेन के डैड को उसकी फिक्र हो रही थी। वो बेन को देखने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहते थे, लेकिन वो औरत उन्हें जाने से रोकती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद बेन के डैड एबी के घर के बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एबी के हस्बैंड ने पहले ही सुसाइड कर लिया है और एबी की लाश भी खोखली है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखकर बेन के डैड बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन तभी जिस लड़की को पसंद करते थे वो उन पर हमला कर देती है और चाकू से उनके पेट पर वार करती है। लेकिन तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और वो उस लड़की को गोली मार देता है। बेन अपने डैड को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी थी, लेकिन उसे किसी न किसी के शरीर की चमड़ी चाहिए थी, इसीलिए वो चुड़ैल जंगल की ओर भाग जाती है और दूसरी तरफ बेसमेंट में सारी चीजें चलने लगती है। और तभी बेन को याद आता है कि उसका एक छोटा भाई भी था जो यहाँ पर उसके साथ आया था। बेन जल्दी से भागकर जंगल की ओर जाता है जहाँ पर वो चुड़ैल रहती थी। बेन के साथ मेलोरी भी थी। बेन मेलोरी से कहता है अगर मैं 10 मिनट में अंदर से बाहर नहीं आया तो तुम इस सारी जगह को जला देना। बेन सुरंग के अंदर जाता है, उसे अपना भाई मिल जाता है, लेकिन जब वो मेलोरी की बहन को बचा रहा होता है तो वो चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। लेकिन बेन किसी तरह उन दोनों को वहाँ से बचाकर बाहर आ जाता है और इसके बाद ये दोनों उस जगह को आग से जला देते हैं। ये सारी चीजें शांत हो जाती है। बेन की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी है।
उसे वापस जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैलोरी उसे फूलों का गुलदस्ता देती है और इसके बाद बेन अपने मॉम और डैड के साथ यहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी बेन को पता चलता है कि ये फूल असली नहीं है। इसका मतलब अब वो चुड़ैल मैलोरी के अंदर है, क्योंकि चुड़ैल के पास आते ही फूल मुरझा जाते हैं। और दूसरी ओर हम मैलोरी को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को बोट पर ले जा रही होती है और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारा कमेंट मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि तुम ही तो हो जो मुझे सपोर्ट करोगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे चलकर इस चैनल पर बहुत सारी अमेजिंग मूवीज आने वाली है, जैसे कि साईफाई मूवीज, हॉरर मूवीज और एडवेंचर मूवीज। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।